एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम लेरिन के पास्ट लाइफ को देखते हैं। लेरिन अपने बेस्ट फ्रेंड के अपार्टमेंट में जाती है। अंदर पूरे कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। लेरिन बोलती है, उफ सुही, मैं उसे बार बार कहती हूँ कि वो थोड़ा साफ सुथरा से यहाँ पर रहे। क्या उसके बॉयफ्रेंड को पता भी है कि वो इस तरह से रहती है? और वो बेड में बैठ जाती है। तभी उसे वहाँ पे एक चॉकलेट का पैकेट दिखता है जिसका नाम डेलियस होता है। वो सोचती है, डेलियस क्या ये चॉकलेट है? और वो उसे खोल के खाने लगती है और सोचती है, वाह ये कितना स्वीट है। स्वीट खाने से तो पूरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। वैसे उसने मुझे मिलने के लिए कहा था, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? तभी उसके पास उसके बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें उसने कहा था कि माफ करना स्टार, मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी कहा कि वो आज ओवर टाइम नहीं कर रहा है, तो हमने आखिरी समय में मूवीज देखने का फैसला किया। सॉरी, अगली बार मैं पे करूंगी। जिसे पढ़ के लेरिन सोचती है, ये क्या है? क्या उसने मुझे धोखा दिया? और वो काफी गुस्से में बोल रही होती है जब उसने कहा कि वो लोनली फील कर रही है क्योंकि वो हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाई, तो मैं इतने दूर से उसके पास आई। मुझे लगता है कि डेटिंग के आगे तो फ्रेंडशिप कोई मायने ही नहीं रखता। और वो चॉकलेट के पैकेट को उठा के बोलती है, मुझे इंतजार करवाने के लिए, अब ये चॉकलेट मेरी है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और रोड से पैदल जाते हुए सोचती है, उस कमीनी औरत की तो देखना कि मैं अब कभी वापस आती हूँ या नहीं। तभी उसके सामने से कार आती है और उसे ठोकर लगा देती है। कार ड्राइवर बाहर निकलता है और उसके पास आके बोलता है, हे मिस, क्या आप ठीक हैं? और लेरिन को देखते हैं जिसके काफी ब्लड बह गए होते हैं। वो पर्सन 991 को कॉल करके बोलता है, जल्दी आइए, एक पर्सन को टक्कर लग गई है। इधर लेरिन धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सोचती है, मैं सिर्फ 21 साल तक ही जी हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे। तभी कोई बोलता है, स्टार इधर आओ। लेरिन बोलती है, कौन? और एक रेड हेयर वाली लेडी बोलती है, स्टार इधर आओ, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। फिर प्रेजेंट में लेरिन जागती है और सोचती है, ओ हाँ, मैं सोफिन में हूँ। सोफिन कास्टल में मेरी फर्स्ट नाइट का ये एक अजीब सपना। मुझे अपने पिछले लाइफ के बारे में सपने देखे हुए बहुत समय हो गए हैं। और वो उसी लेडी की बात याद करती है जिसने की कहा था कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। वो सोचती है, उसका क्या मतलब था? शायद ये एक नॉनसेंस सपना था। फिर वो अपने बगल में डेलिस को सोया हुआ देखती है। वो सोते हुए भी काफी हॉट लग रहा होता है, जिसे देख के लेरिन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो सोचती है, मेरा हार्ट, प्लीज घबराना बंद करो, वो सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है, बस कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। और ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक के सोचती है, वो 11 महीने बाद मेरा हस्बैंड नहीं रहेगा, समझी ना? लेकिन वो हमें हर जगह एक कपल के तौर पर क्यों दिखा रहा है? वो उसी पल को याद करती है जब डेलियस ने उसे उतने सारे लोगों के सामने गोद में उठा लिया था। वो सर में से बोलती है, डेल मुझे नीचे उतारो, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। डेलिस बोलता है, कोई बात नहीं। लेरिन बोलती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। और लोग उनसे बोलने लगते हैं, ओह माय, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, मैं आपके लिए इटर्नल हैप्पीनेस की विश करती हूँ। जिसे सुन के डेलिस अपना सर लेरिन के सर से टिकाता है। लोग बोलते हैं, ओह माय गुडनेस, ये कितने स्वीट हैं, और जोर जोर से उनके नारे लगाने लगते हैं। लेरिन सोचती है, किंग को मारने के बाद भी लोगों ने चीयर किया। उसकी इमेज में काफी सुधार हुआ था क्योंकि उसने सोफियन की एक सिटीजन को ही ग्रैंड रेजेस बनाया था। खैर, सभी ऑफिसर्स को एग्जीक्यूट करने और डर का माहौल बनाने के बाद शायद उसे अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए पब्लिक सेंटीमेंट को शांत करने की जरूरत थी। फिर भी क्या उसे मेरा इस तरह से इस्तेमाल करना जरूरी था? बेवजह मेरे दिल की तारों को छेड़ रहा है। फिर अचानक से उठ के सोचती है, वेट, क्या होगा अगर उसने ये सब शुरू से ही प्लान किया हो? मैं सोच ही रही थी कि बिना सोशल मीडिया की इस दुनिया में खबर इतनी तेजी से फैल रही है, लेकिन शायद ये सब 9 गिल्ड ने किया हो। तभी डेलिस बोलता है, ले, और वो भी उठ जाता है। लेरिन सोचती है, एक पल के लिए मैंने चाहा कि वो जितना चाहे उतना मेरा इस्तेमाल करे, मेरा दिल अब दुख रहा है। डेलिस बोलता है, क्या हुआ? क्या फिर से कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? लेरिन सोचती है, ये एहसास उस एहसास से बिल्कुल अलग है जो मुझे उसकी ब्यूटी को देखकर हुआ था। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मॉर्निंग में डेलिस और लेरिन गार्डन में टहल रहे होते हैं। डेलिस लेरिन से बोलता है, ले, ये सोफिन के कास्टल में तुम्हारा पहला अनुभव है ना? लेरिन बोलती है, हाँ। डेलिस बोलता है, जहाँ हम रुके हैं वो मेन कास्टल ग्रेव है जहाँ पे किंग और क्वीन रहते थे। सोफिन कास्टल कुल 8 बिल्डिंग से मिलकर बना है जिसके सेंटर में गार्डन है। मेन पैलेस, क्वीन पैलेस, बैंक्वेट हॉल और हर संस्थान के लिए एक अलग बिल्डिंग है। लेरिन बोलती है, अच्छा ऐसा है? और सोचती है, आखिर मैं सोफिन के कास्टल की मिस्ट्रेस कैसे बन गई? मैं तो बस एफरान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ही वो हूँ जो मैरिज के कैंडिडेट्स में से कॉलियार्ड को चुनी थी। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उन सभी कैंडिडेट्स में से डेल ही एक ऐसा पर्सन था जो अजीब तरह से नॉर्मल था। क्या डेल ने वाकई चीजें इसलिए फिक्स की क्योंकि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना चाहता था? तभी डेलिस बोलता है, माय वाइफ, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? लेरिन बोलती है, ये कुछ भी नहीं है। और सोचती है, मुझे किस तरह की टेलीविजन हो रहा है? सोफे में मौजूद बहुत सी वुमेन्स में से मुझे चुनने का उसके पास कोई कारण नहीं है।
तभी दो नाइट्स उनके पास आते हैं और बोलते हैं अचानक इंटरफेयर करने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। और उनमें से एक कैंडिडेट नंबर 2 था, वो बोलता है हमें एक अर्जेंट रिपोर्ट देना है बेसमेंट प्रिजन में बंद लोगों से रिलेटेड में। डेल बोलता है ले 1 मिनट यहीं पर रुको। लेरिन बोलती है ठीक है। डेलियस उन दोनों से बात करने चला जाता है और लेरिन उनसे कुछ दूर ही होती है। वो सोचती है बेसमेंट प्रिजन, क्या वहाँ कोई बंद है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस नाइट को पहले कहीं देखा है, ये कहाँ था? और वो याद करने की पूरी कोशिश करने लगती है और उसे याद भी आ जाता है। वो सोचती है वो हाँ, ये तो पक्का वही ट्रेस नंबर 2 पेडोफाइल यानी कि बाल यौन शोषण करने वाला है। और डरावनी तरीके से बोलती है मुझे खुशी है कि तुमसे मुलाकात हुई। जिसे सुन के वो बंदा डर से कांपते हुए बोलता है योर ग्रेस। लेकिन तुरंत उसके पास जाके उसके मेन पार्ट पे किक करती है और बोलती है तुम घटिया ठर के ट्रेस कहेंगे। क्या तुम छोटे बच्चों के साथ ऐसा इसलिए कहते हो क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और अच्छा नहीं है? बेचारा दर्द से कांप रहा होता है। लेरिन तो उसे और मारने को हो रही होती है और बोलती है तुम इंसान के नाम पे ट्रेस हो ट्रेस। और डेलियस उसे पकड़ के रोकते हुए बोलता है ले शांत हो जाओ। लेरिन गुस्से में बोलती है मुझे जाने दो डेलियस कॉलियार्ड, तुम्हें पता था ना कि ये वही इंसान है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सभी एक ही साइड पे नहीं हो? दूसरा बंदा लेरिन से बोलता है प्लीज शांत हो जाएं और हाइनेस, सर रॉड्रिक फ्लो पेडोफाइल नहीं है। इनफैक्ट उन्हें बड़ी उम्र की वुमेन्स पसंद है। उन्होंने मेरी विधवा आंटी को मैरिज का प्रपोजल भी दिया था। लेरिन बोलती है क्या? वो बंदा बोलता है ये सच है सर, फ्लूफ एक ऑर्फनेज में पले बड़े हैं, इसलिए उन्हें मदर जैसी ममता वाली वुमेन्स के प्रति एक खास लगाव है। उनका दिल बहुत अच्छा है और वे अक्सर ऑर्फनेज में दान देते हैं और वहाँ वॉलेंटियर के तौर पर काम भी करते हैं। लेरिन सोचती है ये क्या है, उसने खुद को पेडोफाइल कहा लेकिन उसने एक अधेड़ उम्र की वुमेन को मैरिज का प्रपोजल दिया। क्या मैंने गलत पर्सन को पकड़ लिया? एक सेकंड रुको। और वो याद करती है कि कॉलियार्ड के रेज्यूमे को देखकर उसने सोचा था कि उसकी हाइट भी अच्छी है और कुकिंग भी आती है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। इधर घबराती हुई डेलिस बोलता है ले। लेरिन डरावने तरीके से बोलती है डेल। वो बोलता है हाँ। फिर लेरिन स्माइल करके बोलती है क्या तुम्हारी कुकिंग अच्छी है? वो घबराते हुए बोलता है अरे वो ऐसा है कि। तभी लेरिन बोलती है प्लीज अपने पैलेस में लौट जाइए और हाइनेस। डेलिस बोलता है ले। वो बोलती है और हाँ मुझे मत ढूंढना। और रॉड्रिक के पास जाके बोलती है सर प्लूफ, गलतफहमी के लिए माफ करना, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन ये सच है कि ये एक गलतफहमी थी, है ना? रॉड्रिक बोलता है नहीं मैं सच में पेडोफाइल। बट तुरंत लेरिन उसके जोरदार थपड़ा जड़ देती है और बोलती है अब तुम जा सकते हो। बेचारा रोते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना योर ग्रेस। लेरिन सोचती है मुझे लगता है कि ये सच है क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक पेडोफाइल है। और डेलियस से बोलती है तुम क्या कर रहे हो, अभी तक गए नहीं? ये बात तो डेलियस के सीधे कलेजे में लगती है। लेरिन बोलती है किसी को मत मारना, किसी की जान मत लेना और चुपचाप से वही इंतजार करना, समझे? पीछे से कैटी खुश होकर सोच रही होती है वाओ, ग्रैंड ड्यूक के खिलाफ वो साहस और वो हिम्मत। लेरिन बोलती है चलो कैटी। कैटी बोलती है यस योर ग्रेस। लेरिन वहाँ से जाती हुई सोचती है लेरिन तुम अपनी दूसरी लाइफ जी रहे इंसान के लिए बहुत भोली थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि नाइन नाइट जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को धोखा दिया था तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा? ये फर्जी मेरे शुरू से ही प्लानिंग था। अगले सीन में लेरिन ग्रीन हाउस में बैठी होती है। कैटी बोलती है आपके लिए लंच रेडी है यार ग्रेस। लेरिन सोचती है उफ किसी कारण से मुझे भूख नहीं लग रहा है। मुझे इस हद तक धोखा देने का उसके पास क्या कारण था? मैं एक कॉमन सी कंट्री साइड नोबल हूँ जो हस्बैंड की तलाश में थी। क्या मैं खेलने में मजेदार लगती थी? फिर वो बोलती है कैटी। कैटी बोलती है यस योर ग्रेस। लेरिन बोलती है काशल का चक्कर लगाते हुए मुझे लगा कि यहाँ बहुत कम लोग हैं, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता कि मेरी मुलाकात किसी हाई रैंकिंग नोबल्स या वर्कर से हुई है। कैटी बोलती है इस प्लेस को मैनेज करने वाले सभी हाई रैंकिंग नोबल्स बेसमेंट प्रिजन में बंद हैं। लेरिन बोलती है प्रिजन? और सोचती है क्या सर प्लूफ की रिपोर्ट इसी के बारे में थी? और पूछती है तो फिर ऑर्डर्स और डिसीजंस कौन ले रहा है? कैटी बोलती है लोअर वर्कर्स कुछ छोटे मामलों को संभाल रहे हैं और ग्रैंड ड्यूक ज्यादा इंपॉर्टेंट मामलों पर फैसला ले रहे हैं। जब इस प्लेस पर कब्जा किया गया था तो सभी फीमेल वर्कर्स को निकाल दिया गया था, इसलिए काम करने वाले लोगों की कमी है। लेरिन पूछती है क्या ओरिजिनल सोफियन सोल्जर्स भी बेसमेंट प्रिजन में बंद हैं? कैटी बोलती है नहीं, उन्हें एम्पायर के मिलिट्री में शामिल किया गया है, इसलिए वे बिखरे हुए हैं। आमतौर पर जीते हुए किंगडम के सोल्जर्स को बचे हुए विद्रोहियों से निपटने के लिए तैनात किया जाता है। एफ्रान के सोल्जर्स ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो अपने घर में लौट सके। लेरिन बोलती है बस एक ही? कैटी बोलती है ऐसा लगता है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है। आप ही एकमात्र ऐसे नोबल पर्सन हैं जिन्होंने अपने
अपने प्रोविंस में खुद का फंड इस्तेमाल किया अपने उन सिटीजन्स को मुआवजा देने के लिए जो युद्धबंदी बन गए थे। अन्य नोबल्स का कहना है कि एफरान उनके पैसे बर्बाद कर रहा था क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन प्रोविंस के सभी सिटीजन्स को मुआवजा देने की आपके निर्णय के लिए सभी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह की पर्सन ही वो है जो इस कास्टल की ग्रैंड डचेस बनी। अपनी तारीफ सुन के लेरिन एम्बैरेस होती हुई सोचती है, उस तरह के पर्सन से क्या मतलब है, मैंने तो बस वही किया जो मुझे ऑब्वियस लगा क्योंकि वो मेरे प्रोविंस के सिटीजन्स थे। ओह, तो इसलिए डेलिस को मेरी जरूरत थी। अगर मेरे फैसले का सोपिन के लोगों पर वाकई इतना गहरा असर पड़ा तो मैं ही एकमात्र ऐसी पर्सन हूँ जो ग्रैंड डचेस कॉलयार्ड के रूप में पब्लिक अप्रूवल को प्राप्त करने के लिए सुटेबल हूँ। वो सैड होकर सोचती है, उसने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं अमेजिंग या इंटरेस्टिंग थी, या इसलिए भी नहीं चुना कि वो मुझे थोड़ा पसंद करता था। इधर डेलियस के ऑफिस में देखते हैं, डेलियस बोलता है वो बहुत गुस्से में लग रही थी, मुझे नहीं पता था कि फ्लूफ के बाल डाई करवाने के बाद भी वो उसे पहचान लेगी। और वो काफी टेंशन में होता है और सोचता है मैं इसे कैसे समझाऊं कि मेरा मकसद तो बस तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट दिलाने का था, लेकिन अगर मैं उसे सब कुछ बता भी दूं तो क्या होगा, वो भाग जाए और कहे कि तुम हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए कैसे बोल सकते हो कॉलयार्ड, ये इम्पॉसिबल है। तभी कोई डोर नॉक करता है। एक गार्ड बोलता है योर ग्रेस ग्रैंड डचेस लेरिन कॉलयार्ड आ चुकी हैं। और लेरिन अंदर आती है जिसे देख के डेलियस तुरंत उठ के बोलता है लेरिन सोचती है तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा डर गए थे, है ना? क्या तुम्हें डर है कि मैं सब कुछ उलट पुलट कर दूंगी और कह दूंगी कि ये एक धोखे से हुआ मैरिज है? एक तरह से मुझे राहत मिली क्योंकि आखिरकार डेलियस एक कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है। कॉलयार्ड ने ग्रैंड ड्यूक के रूप में अपनी इमेज बचा ली और मुझे एफरान प्रोविंस मिल गया। हम दो ऐसे लोग हैं जिन्हें एक ऐसी स्थिति बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत है जिसमें दोनों को फायदा हो। हाँ, ये राहत की बात है कि ये मेरी फीलिंग्स स्ट्रांग होने से पहले ही हो गया क्योंकि यही सच है। ठीक है, अब से मैं अगले 11 महीनों तक जितना हो सके डेल की फैन गर्ल बन के रहूंगी। फिर वो बोलती है डेल हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इधर डेलियस की तो सांसें ही अटक रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लेरिन सब कुछ खत्म करने के लिए बोलेगी। फिर लेरिन बोलती है क्या तुम्हें पता है कि मैरिज के बाद की तुम्हारी मेंटेनेंस फीस का एक भी सेंट नहीं बचा है। इनफैक्ट तुम्हें मुझे पैसे भी देने पड़ सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। जिसे सुन के डेलिस स्माइल करने लगता है। बेचारे का सबसे बड़ा डर जो दूर हो गया था। लेरिन सोचती है क्या वो कैसा एक्सप्रेशन है। डेलियस एक फाइल को देते हुए बोलता है अब यहाँ देखो, ये अब तक की सभी स्किनशिप के मामलों का अकाउंट है। लेरिन चौंक के सोचती है अचानक से ये कहाँ से आया, और वो फाइल को देख के शौक होकर बोलती है ये क्या है, मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं है। क्या तुम्हारे बढ़ाए हुए हाथ को थामना भी मायने रखता है? डेलिस बोलता है आखिरकार सबसे पहले तुमने ही कांटेक्ट किया था। लेरिन सोचती है वाओ, ये तो सचमुच चीटिंग है। जब उसने मुझे उठाया तो उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि मेरा हाथ उसे कब छू रहा था। +-0, इसका मतलब ये है कि लास्ट में मुझे ही सब कुछ देना होगा। लेरिन बोलती है तुमने हर बार गिनती नहीं की है ना? डेलिस बोलता है क्या तुमने नहीं किया? लेरिन चिढ़ती हुए बोलती है वाओ सीरियसली, तुम्हें पता है लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के बीच अफेक्शन की बेसिक सेंस तो होनी ही चाहिए ना। डेलिस रिलैक्स होकर सोचता है फिलहाल हम इसी तरह बने रहेंगे, एक पल की प्यास को सब कुछ बिगाड़ने मत देना। फिर एक कैरेज को देखते हैं, वहाँ पे एक रेड हेयर वाली लेडी बैठी होती है। कैरेज ड्राइवर बोलता है हम 1 या 2 घंटे में सुफेन कास्टल पहुँच जाएंगे। वो लेडी बोलती है फाइनली मैं तुमसे मिल ही रही हूँ लेरिन, हमारी स्टार। और उस लेडी को देखते हैं जिसके रेड हेयर के साथ रेड आईज भी होते हैं और वो काफी ब्यूटीफुल होती है। फिर लेरिन और डेलिस की ओर आते हैं। लेरिन बोलती है ओह हाँ, थोड़ी देर पहले कास्टल में चक्कर लगाते टाइम पे मुझे लगा कि वहाँ वर्कर्स की कमी है। क्या हम उन फीमेल वर्कर्स को वापस बुला सकते हैं जिन्हें निकाल दिया गया था? डेलिस बोलता है मैं कास्टल में वर्कर्स की मैनेजमेंट का जिम्मा तुम पर सौंपता हूँ ले, अगर तुम चाहो तो उन सोल्जर्स को भी वापस बुला सकती हो जो पूरे कॉन्टिनेंट में बिखरे हुए हैं। लेरिन हैरान होकर सोचती है क्या? डेलिस बोलता है क्या यही वो नहीं है जो तुम करना चाहती हो? लेरिन बोलती है ये सच है लेकिन, और सोचती है कुछ ही सेकंड पहले तो वो मेंटेनेंस फीस को लेकर बहुत ही कंजूसी कर रहा था, अब वो इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का जिम्मा मुझ पर सौंप रहा है। फिर वो बोलती है ओह तुम मेरी बात बिना गलतफहमी के ध्यान से सुनना, उन रूमर्स के बारे में कि ग्रैंड डचेस को बहुत प्यार मिल रहा है। एम्परर को भी पता है कि ये सब बेतुकी रूमर्स हैं, है ना? डेलिस बोलता है बेतुकी रूमर्स? लेरिन बोलती है नहीं, बस मुझे डर है कि अगर हमने सोफेन सोल्जर्स को वापस बुला लिया तो एम्परर तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। रूमर से ऐसा लगेगा कि तुम सिर्फ इसलिए बगावत शुरू कर रहे हो क्योंकि तुम एक लेडी के प्यार में पड़ गए हो। फिर सोचती है ओह एम्परर ने तो मुझे पहले ही देख लिया है, वो कभी ये नहीं सोच सकते कि डेल को एक स्क्विड से प्यार हो जाएगा। और रोते हुए सोचती है ये बहुत राहत की बात है। और फिर डेलिया से बोलती है छोड़ो, मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ।
जाओ। तो कर्मचारियों का मैनेजमेंट तो एक बात है, लेकिन प्रिजन में बंद उन हाई रैंकिंग नोबल्स का क्या? डेलिस बोलता है पता नहीं हमें उनका क्या करना चाहिए। लेरिन सोचती है क्या तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम वही नहीं करोगे जो तुमने एम्पायर में किया था? बस वही करो जो तुम हमेशा से करते आए हो। फिर डरती हुई सोचती है हमेशा की तरह करने का मतलब तो भारी तबाही होगा। मुझे उम्मीद है कि वे अभी तक मरे नहीं होंगे। फिर बोलती है उन नोबल से उनकी टाइटल छीन ली गई है ना? डेलिस बोलता है हाँ ऐसा लगता है। लेरिन बोलती है तो क्या हम उन्हें जाने नहीं दे सकते? डेलिस बोलता है मुझे नहीं पता, और वो सोफे से उठता है और लेरिन के बगल में जाके बैठ जाता है और बोलता है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। लेरिन बोलती है एक रिक्वेस्ट, और सोचती है वो किस तरह का रिक्वेस्ट करने वाला है। क्या वो मेंटेनेंस फीस को इंक्रीज करने के लिए कहने वाला है या फिर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कोई बदलाव करने को बोलेगा? और डेलिस के नेक को देखते हुए सोचती है ओह लेकिन उन सेक्सी कॉलर पेन का मैं क्या करूँ? और फिर अपने आप को होश में लाते हुए सोचती है वाह सच में तुम्हें क्या हो गया है? क्या अभी इसके बारे में सोचने का टाइम है? तभी डेलिस बोलता है क्या तुम मुझे माफ करोगी? लेरिन हैरानी से बोलती है क्या? डेलिस बोलता है मैरिज कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट को खुद से फिक्स करने के लिए आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लेरिन सोचती है ये तो किसी ऐसे पर्सन की एटीट्यूड नहीं है जो माफी मांग रहा हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टाइम में पीछे भी चले जाएं तो वो मुझे फिर से धोखा देगा और मैं शायद फिर से भोलेपन में आकर धोखा खा जाऊंगी। फिर बोलती है माफ करने से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कॉन्टिनेंट की सबसे ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन गिल्ड 9net ने सच में अपने डॉक्यूमेंट्स को फिक्स किया होगा? डेलिस बोलता है क्या? लेरिन स्वीटली बोलती है डैल तुमने कहा था कि तुम्हारी टैलेंट कुकिंग है ना? दरअसल यही रीजन है कि मैंने तुम्हें चुना। तुम अपने हाथों से कुक किया हुआ खाना मुझे कब खिलाओगे? डैल खुद कुक करने वाला है। हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उधर डेलिस की तो पसीने छूट रही होती है। वो बोलता है लेरिन वो मैं, और अटक जाता है। लेरिन सोचती है वाह तुम्हें यही मिलना चाहिए था, ये था मेरा छोटा सा रिवेंज। फिर 3 दिन बाद देखते हैं कैटी लेरिन से बोलती है सभी फीमेल वर्कर्स वापस आ चुकी हैं। लेरिन बोलती है क्या हेड स्टीवर्ड और हेड लेडी इन वेटिंग की जगह अभी भी खाली है? कैटी बोलती है हाँ मैं टेम्पररी हेड लेडी इन वेटिंग की जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ। लेरिन बोलती है तो फिर कैटी अगर तुम फॉर्मली हेड लेडी इन वेटिंग बन जाओ तो कैसा रहेगा? कैटी बोलती है ओह मुझे लगता है कि आपको पहले से पता चल गया होगा, लेकिन मैं असल में 9net गिल्ड की स्टाफ हूँ। और खुश होकर बोलती है अगर आप अलाउ करें तो मैं आपकी पर्सनल इंटेलिजेंस एजेंट बनना चाहूंगी। लेरिन बोलती है ओह जरूर अगर तुम यही चाहती हो तो। खैर क्या कैंडिडेट को पिक कर लिया गया है? कैटी बोलती है हेड लेडी इन वेटिंग की पोजीशन के लिए कई एप्लीकेंट हैं, लेकिन अभी तक हेड स्टीवर्ड के पोजीशन के लिए कोई नियुक्ति नहीं हुई है। लेरिन बोलती है मुझे लगता है कि भले ही डेल की रेपुटेशन में सुधार हुआ हो बट कॉलियार तो कॉलियार ही रहेगा। हेड स्टीवर्ड को कॉलियार की समस्याओं से सीधा निपटना होगा और भला कौन ऐसा करने के लिए खुश होगा? कैटी डॉक्यूमेंट को देती हुए बोलती है ये हेड लेडी इन वेटिंग के लिए कैंडिडेट में से एक की इंफॉर्मेशन है। लेरिन बोलती है चलो देखते हैं, और पढ़ते हुए बोलती है क्या बिला डेलॉर? और सोचती है डेलॉर वो डची है जिसके पास सोपेन के अंदर सबसे बड़ी प्रोविंस है। कैटी बोलती है ड्यूकशिप की हायर लेडी बेला डेलॉर ने सबसे पहले अप्लाई किया था। लेडी डेलॉर ने कहा कि उन्होंने हायर के प्रस्ताव को तुरंत छोड़ दिया था। लेरिन शॉक होकर सोचती है क्या इसका मतलब है कि ड्यूक की टाइटल और प्रोविंस दोनों ही छिन गए हैं? ठीक उसी तरह जैसे मुझे अपने हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हस्बैंड ढूंढना पड़ा था। लेडी डेलॉर जो ड्यूकशिप की इकलौती हायर थी, उनको भी टाइटल को बरकरार रखने के लिए मैरिज करने की जरूरत थी। वो मुझसे 1 साल में बड़ी हैं, उसने पहले मैरिज क्यों नहीं की? क्या कोई खास कारण था? फिर वो बोलती है कैटी क्या मैं लेडी डेलॉर से तुरंत मिल सकती हूँ? कैटी बोलती है यस योर हाइनेस मैं उसे तुरंत लेके आती हूँ। लेरिन सोचती है एक ऐसी पर्सन जो ड्यूकशिप की हायर के रूप में पली बड़ी है, वो हेड लेडी इन वेटिंग बनने की कोशिश क्यों कर रही है? ये सच है कि सिर्फ अच्छे फैमिली के नोबल वुमेन ही हेड लेडी इन वेटिंग बन सकती है, लेकिन फिर भी क्या होगा अगर वो मुझ जैसे कंट्री साइड बम्किन को जो उससे उम्र में छोटी है अपने इन्फ्लुएंस में कंट्रोल करने की प्लान बना रही हो और वो कॉलियार्ड के प्रोविंस को अपना बनाने की साजिश रच रही हो। और ये सोच के वो काफी डर रही होती है। वो सोचती है मैं ये नहीं कह सकती कि इसकी पॉसिबिलिटीज मौजूद नहीं है, और मैंने सुना है कि लेडी डेलॉर बेमिसाल खूबसूरत है। फिर वो इमेजिन करती है कि डेलिस बेला की हैंड को किस करके बोलता है बेला मैं तुमसे अभी ही क्यों मिल रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम रियल ग्रैंड डचेस कॉलियार्ड बनो। फिर लेरिन की ओर देख के बोलता है अरे वो स्क्विड वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है, हम सिर्फ एक साथ इसलिए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ चाहिए। ये सब इमेजिन करके वो सोचती है हाँ खैर डेलिस और मैं रियल कपल नहीं है और ना ही हम डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दूसरी वुमेन के साथ क्या करता है। लेकिन तभी कोई डोर नॉक करता है जिसे अचानक से सुन के तो लेरिन की आत्मा ही बाहर निकल जाती है और बाहर से कैटी बोलती है यार ग्रेस मैं लेडी डेलॉर को लेकर आई हूँ। लेरिन बोलती है अंदर आओ। फिर वही रेड हेयर वाली लेडी अंदर आती है और वो कहती हुए बोलती है मुझे
मुझे हुनर फील हो रहा है कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया यार ग्रेस। मैं बेला डेलार हूँ। लेरिन सोचती है, हे भगवान, क्या ये ब्यूटी रियल लाइफ की है? डेलिया से जितना ही एक और ब्यूटीफुल इंसान एग्जिस्ट करता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। लेरिन बोलती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा डचेस। मुझे ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि आपने हेड लेडी इन वेटिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। बेला बोलती है, ओह माय गुडनेस यार ग्रेस, मैं अब डचेस नहीं हूँ, प्लीज मुझे बेला कहकर बुलाएं। लेरिन शौक होकर सोचती है, हूँ ये फ्रेंडली बिहेवियर तो किसी पड़ोस की बड़ी लड़की जैसा है। जब कोई खूबसूरत लड़की ऐसा कहती है तो मैं मना नहीं कर सकती। और वो बोलती है, फिर बेला, क्या आपको हेड लेडी इन वेटिंग जैसे छोटे जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी? जब आप ड्यू शिफ्ट के हायर थे तो मैंने आपके बारे में कई बातें सुनी थी। आप इतने इनक्रेडिबल कैपेबल हैं कि आप खुद मक्खट मर्चेंट से निपटने गए थे। इतने स्किल्स के साथ आपको हेड लेडी इन वेटिंग बनने की कोई जरूरत नहीं होगी। बेला रोते हुए बोलती है, यार ग्रेस, बाय एनी चांस क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? लेरिन बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तभी बेला बोलती है, तो फिर प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। और लेरिन का हाथ पकड़ के बोलती है, जब मैं 12 साल की थी तब से मेरी एक ही इच्छा थी कि मुझे आपसे मिलना था। लेरिन सोचती है, माफ करना, अभी क्या हो रहा है? बेला बताती है कि 10 साल पहले ये वही साल था जब सोफियन के थर्ड प्रिंस जेनोड का जन्म हुआ था। प्रिंस के जन्म का सेलिब्रेशन सोफियन कास्टल में मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये पहली बार था जब मैं इतने बड़े इवेंट को अटेंड कर रही थी। बट तभी कोई बोल रहा होता है, आपको ऐसी इनक्रेडिबल डॉटर पाकर जरूर खुश होना चाहिए। मुझे आपसे जलन हो रही है काउंट एफ्रान। और ये सभी लेरिन के फादर को बोल रहे होते हैं। लेरिन के फादर बोलते हैं, उसे पालते हुए मुझे अक्सर आश्चर्य होता है। वो बहुत ही जल्दी सीख जाती है और एक चीज सिखाती ही सबको समझ जाती है। और इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं जिसे छोटी बेला सुन रही होती है। और ये सब बताते हुए वो बहुत खुश हो रही होती है। लेरिन सोचती है, मैं अपने इस कमीने बाप के बारे में क्या करूं? वो सबसे क्या क्या बताते फिर रहे थे। और बेला से बोलती है, खैर शांत हो जाओ और ऊपर बैठ जाओ बेला। बेला बोलती है, ओ मुझे माफ कर देना यार ग्रेस, मैं खुशी से इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने आपका अनादर कर दिया। लेरिन सोचती है, मुझे अपने पिछले लाइफ की याद होने की वजह से मैं जल्दी ही सीख जाती थी। ये कितना ऑकवर्ड है। बेला बताती है कि जब मैंने ये सब सुना तो मैंने काउंट एफ्रान से ये पूछा कि मुझे आपसे मिलना है और ये भी कि हमें डेलोर स्टेट में एक साथ स्टडी करने को दें। लेकिन मैंने अपने शब्दों में शायद कुछ रूडनेस दिखाई होगी और उसने लेरिन के फादर के पास जाकर ये बोला था, प्लीज मुझे आपकी डॉटर को दे दो। लेरिन के फादर बोलते हैं, लेडी डेलोर। और वो बताती है कि उसके पास से काउंट ने मुझसे किसी तरह का कम्युनिकेट नहीं किया। शायद मुझे बस इतना ही कह देना चाहिए था कि मैं एफ्रान जाना चाहती हूँ। लेरिन सोचती है, वो कितनी रूड हो सकती थी। फिर वो बोलती है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था। मैं आपके लेटर्स को इग्नोर करने के लिए काउंट की ओर से माफी मांगना चाहती हूँ। बेला बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये बात बीत चुका है और अगर मैं लेडी इन वेटिंग बन जाती हूँ तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ रह सकती हूँ। प्लीज मेरा हार्ट एक्सेप्ट कर ले प्लीज। लेरिन सोचती है, ये कोई प्रपोजल तो नहीं है ना? मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। और बोलती है, क्या आप वाकई में इतनी बुरी तरह से हेड लेडी इन वेटिंग बनना चाहती हैं? बेला बोलती है, हाँ, मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। मुझे सोफियन के नॉवेल्स के बारे में सारी जानकारी है और मैंने खुद प्रोविंस के मामलों को मैनेज किया है, इसलिए मैं फाइनेंशियल मैटर से भी परिचित हूँ। लेरिन बोलती है, लेकिन आपने डेलोर प्रोविंस को क्यों छोड़ दिया जिसे पहले इतनी अच्छी तरह से बनाए रखा गया था? अगर आपकी अभी मैरिज हुई होती तो। बट तभी तुरंत बेला बोलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे मैरिज से नफरत है। और गुस्से से बोलती है, काश सारे कमीने मर्द खत्म हो जाते। जिसे ऐसा देख के लेरिन तो सदमे में ही चली जाती है। इधर किचन में देखते हैं, वहाँ पे रॉड्रिक और दूसरा नाइट आते हैं। रॉड्रिक बोलता है, क्या आप ही हर ग्रेस का फूड रेडी करती हैं? वहाँ पे एक लेडी शेफ होती है, वो बोलती है, हाँ मैं हूँ, लेकिन। और वो सोचती है, नाइट्स का किचन में क्या काम है? रॉड्रिक बोलता है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे कुकिंग सीखना चाहता है। वो लेडी बोलती है, ओह मैं समझ गई। और वहाँ पे डेलिस आता है। वो लेडी सोचती है, ये मैन कौन है? फिर अगले ही सीन में वो उसे कुकिंग सिखा रही होती है। डेलिस बोलता है, आपको कैसे पता चलेगा कि मीट अंदर से पक गई है? वो लेडी बोलती है, ओह आप मीट की कठोरता से इसका पता लगा सकते हैं। इसे मीडियम आंच में पकाया गया है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको समय पर नजर रखनी चाहिए। और बट तभी वो देखती है कि डेलिस उस मीट को टच कर रहा होता है, फिर उसे सीधा पकड़ के उठा ही लेता है। वो लेडी शौक होकर सोचती है, ये शायद गर्म हो सकता है। डेलिस उस मीट को काटते हुए बोलता है, ये आधा पका हुआ लग रहा है। वो लेडी बोलती है, हीट अंदर ही फंसी रहती है, इसीलिए ये टेबल तक ले जाते टाइम पे प्लेट पे ही पक जाती है। डेलिस बोलता है, तो जबकि मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है, इसलिए अब मैं कुक करने का ट्राई करूंगा। वो लेडी सोचती है, मैंने ऐसे नोबल के बारे में सुना था जो कभी कभार शौक के तौर पर कुकिंग करना सीखते थे, लेकिन ये पर्सन कौन है? क्या वो एम्पायर से आया है? वो लेडी कॉलयार्ड के आने के दिन उसे नहीं देख पाती क्योंकि वो किचन में काम कर रही थी, इसलिए उसे पहचान नहीं पाती। वो सोचती है, एनीवेज उसका अपीयरेंस एक नोबल की तरह है। उसके व्यक्तित्व से जिस तरह की नोबिलिटी झलकती है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसने अपने पूरे लाइफ में कोई भी बुरा काम नहीं किया होगा। क्या कोई ऐसा कारण है जिसकी
वजह से उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं और वो दोनों नर्स दूसरी ओर देखने लगते हैं। और डेलियस कैसा कुक करने वाला है ये तो अगले ही पार्ट में पता चलेगा। और आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले पार्ट में।